Hello students, I am Deepak Vijay and in this video we are going to discuss modulus. मॉड्यूलस बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है आई जेई मेन से एडवांस की बात करें तो इसको बहुत ही प्रॉपर्ली हमें कवर करना पड़ेगा। तो देखिए मॉड्यूलस को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ समझनी पड़ेगी वो ये समझनी पड़ेगी कि जब भी हम अंडर रूट का आंसर देते हैं तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आपसे पूछा जाए अंडर रूट ऑफ 4 का क्या आंसर होना चाहिए, तो क्या आंसर बताएंगे अंडर रूट ऑफ 4 का? तो जनरली लोग क्या करते हैं इसमें कि इसमें आंसर प्लस माइनस टू बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये गलत हो जाएगा यदि आप प्लस माइनस टू आंसर देंगे, क्योंकि मैथ्स में हर ऑपरेटर जो भी डिफाइंड है उसका एक साथ में एसोसिएटेड सर्टेन रूल होता है। तो यहाँ पर अंडर रूट का भी एक रूल हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जिस तरह से आप ये जानते होंगे कि अंडर रूट का जो इनपुट होता है, अंडर रूट का इनपुट हमेशा कैसा नंबर होता है? ऑलवेज पॉजिटिव या तो होता है या फिर जीरो हो सकता है। बेसिकली उसको बोल सकते हैं हम नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? नंबर्स विच आर आइदर पॉजिटिव और जीरो। तो नॉन नेगेटिव होना चाहिए इनपुट, उसी तरीके से जो अंडर रूट का आंसर होता है, इनपुट जिस तरह से नेगेटिव नॉन नेगेटिव होना चाहिए उसी तरीके से जो आउटपुट होना चाहिए इट ऑल्सो मस्ट बी नॉन नेगेटिव। ये भी नॉन नेगेटिव ही होना चाहिए। तो कभी भी आंसर हम नेगेटिव नहीं दे सकते अंडर रूट का। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ 4 का आंसर केवल क्या होगा? केवल +2 होगा। अब इसमें कई बार लोग इस तरह से सोचते हैं कि सर अंडर रूट ऑफ 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। तब तो सर सोचने में आ जाता है कि सर अंडर रूट हटेगा तो यहाँ पर आंसर 2 आ जाएगा। लेकिन सर अंडर रूट ऑफ 4 को हम लिख सकते हैं -2 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। तो -2 का स्क्वायर यदि सोचेंगे तो उस हिसाब से तो आंसर सर -2 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। चूंकि हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि अंडर रूट का आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप यदि यहाँ पर अंडर रूट करोगे तो आंसर आपको -2 आते हुए दिखा, लेकिन हमें साथ में अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी पड़ेगी कि जो भी आंसर आए उसको हमें क्या बना के छोड़ना होता है? पॉजिटिव बना के छोड़ना होता है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर जाकर के ये आंसर हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा +2। तो बेसिकली आप 4 को -2 का स्क्वायर लिख करके अंडर रूट करो या 2 का स्क्वायर लिख करके अंडर रूट करो, दोनों ही सिचुएशन में आंसर +2 ही आता है ना? बस ये आप ध्यान रख सकते हैं कि कभी-कभार आंसर को एज़ इट इज़, जैसे यहाँ पर 2 का स्क्वायर था, तो डायरेक्टली 2 ही आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पर -2 का स्क्वायर था, -2 इज़ अ नेगेटिव नंबर, तो हमें उसको पहले पॉजिटिव बनाना पड़ा। तो बेसिकली हमें माइनस से मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर को देना पड़ा। तो यदि ये छोटी-सी बात समझ आती है तो देखिए अब चलते हैं हम कुछ एग्जाम्पल एक और कंसिडर करते हैं। इस एग्जाम्पल का भी आंसर आप साथ के साथ बताइएगा कि कभी आपको अंडर रूट ऑफ, अच्छा ये साथ में आप पहले ये रूल लिख सकते हैं कि आउटपुट ऑफ स्क्वायर रूट जो होता है वो हमेशा ही नॉन नेगेटिव होता है ना? तो इस वजह से ये हमने डिस्कस कर ही लिया कि -2 का स्क्वायर भी यदि आपको पूछा जाएगा तो वो भी हमें +2 ही आंसर आएगा उसका। आंसर -2 आप नहीं दे सकते, पॉजिटिव आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से ये 2 छोटे-छोटे से एग्जांपल लेता हूँ कि कभी आपको अंडर रूट ऑफ 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर पूछा जाए, तो पहली बार के लिए तो यही मन करेगा कि सर अंडर रूट करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो आंसर 3 माइनस रूट 5 आना चाहिए। लेकिन साथ में फिर आपको हमेशा ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये पॉजिटिव आंसर है क्या? क्या इसका वैल्यू नॉन नेगेटिव है क्या? तो देखिए आप यहाँ पर 3 और रूट 5 में से तो 3 बड़ा होता है, रूट 5 तो 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू है, तो डेफिनिटली पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब ये आउटपुट आपने सही दिया है। लेकिन यदि आप यहाँ पर देखें इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर पहली बार के लिए सोचने में आता है कि सर रूट 5 माइनस 3 आंसर दे दे क्या? लेकिन फिर हमें ये रूल जो हमने अभी डिस्कस किया है वो हमें याद आना चाहिए कि अंडर रूट का आंसर हमेशा ही नॉन नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट समथिंग में से 3 घटाएंगे, इसका मतलब हमने तो आंसर नेगेटिव दे दिया, जबकि आंसर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो इसको नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसे माइनस से मल्टीप्लाई करके छोड़ना पड़ेगा। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आंसर क्या आ रहा है आपका? 3 माइनस रूट 5 आ रहा है। तो ये चीज़ हमें क्लियर समझ में आनी चाहिए कि भले ही क्वेश्चन ये हो या फिर क्वेश्चन रूट 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट हो, दोनों ही सिचुएशन में आंसर तो सेम ही आएगा, क्योंकि आंसर हमेशा ही पॉजिटिव लाना होता है। अब यहाँ पर तो ये वैल्यूज हैं 3 और रूट 5, तो कंपेयर कर पाए और बता पाए कि आगे प्लस साइन के साथ खुलेगा आंसर या माइनस साइन के साथ खुलेगा। लेकिन यदि क्वेश्चन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर दिया हुआ हो, अब हमें एक्स तो वेरिएबल है, हमें एक्स की वैल्यू एग्जैक्टली पता नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या कंफ्यूजन होता है कि सर आंसर को प्लस साइन के साथ खोला जाए या आंसर को माइनस साइन के साथ खोला जाए। यदि आपने केवल प्लस साइन के साथ खोल दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यदि आपने एक्स दिया है आंसर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का आंसर आपने एक्स बोल दिया,
तो x खुद भी तो एक नेगेटिव नंबर हो सकता है। तो मान लीजिए x की वैल्यू यदि -3 हुई, इसका मतलब तो आपने नेगेटिव आंसर दे दिया। तो ये चीज़ हमें क्लियर समझ में आनी चाहिए कि आंसर कुछ सिचुएशन में x खुलेगा और कुछ सिचुएशन में -x खुलेगा। वो किस बात पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा x की वैल्यू पर। हाँ, यदि x की वैल्यू पॉजिटिव है, x यदि एक पॉजिटिव नंबर है, 0 या 0 से बड़ा नंबर है, पॉजिटिव या 0 नंबर है, तो उस सिचुएशन में आप डायरेक्टली x खोल सकते हो, क्योंकि जैसे x की वैल्यू 5 हुई, तो अब उसकी सिचुएशन में आप 5 स्क्वायर का अंडर रूट 5 आप बोल सकते हो डायरेक्टली, 3 स्क्वायर का अंडर रूट आप 3 बोल सकते हो डायरेक्टली, ठीक है? लेकिन यदि x एक नेगेटिव नंबर हुआ, तो फिर अंडर रूट का आंसर देने के लिए पॉजिटिव बनाना पड़ेगा और पॉजिटिव बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करके आंसर को छोड़ना पड़ेगा? माइनस से मल्टीप्लाई करके आंसर को छोड़ना पड़ेगा। तो ये 2 सिचुएशंस हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का आंसर या तो प्लस एक्स हो सकता है या माइनस एक्स हो सकता है। लेकिन किस इंटरवल में वो प्लस एक्स है और किस इंटरवल में वो माइनस एक्स है, वो भी हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है? अब यही जो चीज़ है, ये काम जो है हम लोग और सिंप्लीफाई कर देते हैं और इस सिंप्लीफाई करने के लिए एक नया ऑपरेटर डिफाइन किया जाता है मैथ्स में कि जिस भी सिचुएशन में आपको अंडर रूट का आंसर देते वक्त ये डिसाइड करने में कंफ्यूजन हो कि यार प्लस साइन के साथ में खोलूं या माइनस साइन के साथ में खोलूं, तो वहां पर हमेशा हम आंसर देते वक्त मॉड्यूलस फंक्शन का यूज करते हैं। मॉड्यूलस का सिंबल होता है ये, देखिए इस तरह का, और इसको बोलते हैं हम शॉर्ट में मोड। तो मोड ऑफ एक्स हम आंसर देंगे, एक्स के आगे प्लस लगाना है या माइनस लगाना है, ये कंफ्यूजन है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर हम आंसर पे मोड लगा के छोड़ देंगे एक्स पर। अब मॉड्यूलस का काम क्या, हमने इसको समझा रखा है। मॉड्यूलस का काम है जो भी इनपुट उसमें डाला जाएगा, मॉड्यूलस उसको पॉजिटिव आउटपुट बना करके देगा, पॉजिटिव बना करके आंसर में देगा। तो यहाँ पर x जो अपन ने पुट किया, इसको वो हमेशा पॉजिटिव बना के दे देगा। लेकिन डेफिनेटली फिर दो तरह की सिचुएशन बोर्ड को भी डील करनी पड़ेगी कि यदि अंदर जो इनपुट है वो पहले से ही यदि 0 या 0 से बड़ा है, तो आप सोच के देखिए, यदि मैं एक एग्जांपल लूं कि कभी आपको मोड ऑफ 5 का वैल्यू पूछा जाए, तो मॉड्यूलस का काम हमने क्या दिया है? मॉड्यूलस का सिर्फ इतना सा काम है कि आप जो भी टर्म उसके अंदर रखते हैं, आउटपुट देते वक्त मोड उसको पॉजिटिव बनाता है। अब यहाँ देखिए 5 तो ऑलरेडी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो जब ये क्वांटिटी पहले से ही पॉजिटिव है, तो मोड का कुछ पर्पस रह गया क्या? मोड का कुछ काम रहेगा क्या यहाँ पर? तो नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मोड उसको क्या पॉजिटिव बनाएगा? तो इसका मतलब डायरेक्टली मोड हट जाता है, या फिर बोले कि डायरेक्टली 5 आंसर आ जाएगा। लेकिन यदि मोड के अंदर -5 दिया जाता, -5 रखा जाता, तो अब मोड का काम यहाँ पर बनता है, क्योंकि मोड के अंदर जो इनपुट है वो नेगेटिव है। अब मोड को आउटपुट देने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। अब किसी भी नंबर को पॉजिटिव बनाने का तरीका तो यही है कि उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया जाए, तो इसलिए मोड उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके बाहर भेजेगा, तो बेसिकली 5 बना के भेजेगा फिर से। ठीक है? लेकिन इस प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ा, जो भी इनपुट हमने डाला उसको, कि उसे माइनस से मल्टीप्लाई करवा के फिर आउटपुट में दिया गया है। ठीक है? तो यहाँ पर भी यही 2 तरह की सिचुएशन हम डील करते हैं कि यदि x पहले से ही पॉजिटिव नंबर है, यदि ये इनपुट पहले से ही पॉजिटिव है, देखो 0 के केस में तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, 0 के आगे तो प्लस लगाओ, माइनस लगाओ, इस वजह से 0 एक इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है डिस्कशन में। इम्पोर्टेंट है कि यदि इनपुट आपका पॉजिटिव हुआ, तो पॉजिटिव हुआ, तो फिर मोड का कुछ पर्पस रहेगा क्या? मोड का कुछ पर्पस है ही नहीं, तो इसका मतलब मोड डायरेक्टली हट जाएगा विद प्लस साइन। लेकिन यदि इनपुट जो आपने पुट किया है वो नेगेटिव नंबर है, तो फिर मोड को उसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, और पॉजिटिव बनाने के लिए काम जो है वो क्या करना पड़ेगा? माइनस से मल्टीप्लाई करके आउटपुट देना पड़ेगा। तो ये सिस्टम होगा। लेकिन अब आप बोलेंगे कि सर ये केसेस, ये जो आपने इंटरवल्स बनाए, ये कैसे डिसाइड किया जाए? तो उसका भी एक बड़ा सिंपल सा रूल है कि मॉड्यूलस के अंदर जो फैक्टर रखा हुआ है, उस फैक्टर का हम क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे। देखिए, आपको मॉड्यूलस चैप्टर के लिए इनइक्वालिटीज तो पूरा ढंग से आना चाहिए, तो जो वीडियोस मेरे इनइक्वालिटीज पर हैं, आपको वो पूरा क्लियरली समझ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, क्योंकि इनइक्वालिटीज का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो वो चीज़ आप पहले, सबसे पहले क्लियरली देख लीजिए, जो भी हमने इनइक्वालिटीज के वीडियोस आपके लिए अपलोड किए हैं, है ना? तो यहाँ पर देखिए कि यदि मोड की हम बात कर रहे हैं, एक्स आपका पॉजिटिव नंबर है, तो उस सिचुएशन में तो मोड का पर्पस खत्म हो गया, तो डायरेक्टली आंसर एक्स बन के खुलेगा, है ना? लेकिन हम बात करें कि इंटरवल्स कैसे बनाए जाएं, तो इंटरवल्स बनाने के लिए आपको हमेशा जो मोड के अंदर जो फैक्टर रखा हुआ है, उसका क्रिटिकल पॉइंट देखना होगा। क्रिटिकल पॉइंट का डेफिनेशन हमने बताया था इनइक्वालिटीज चैप्टर में, कि एक्स की वो वैल्यू जिस पर ये फैक्टर जीरो हो रहा हो। तो यहाँ पर ये फैक्टर जीरो कब हो रहा है? एक्स इक्वल टू जीरो पर जीरो हो रहा है, इसका मतलब इस फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट क्या है? जीरो है। तो देखिए, नंबर लाइन पर हम जीरो को मार्क करें तो नंबर लाइन कितने पार्ट्स में ब्रेक हो गई है?
दो पार्ट्स में, एक तो जीरो के बाद वाला इंटरवल और एक जीरो के पहले वाला इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो केसेस बना लिए। एक बार हम लोग जीरो के बाद का नंबर मान लेंगे एक्स को, और एक बार जीरो के पहले वाला नंबर मान लेंगे। यदि यहाँ पर दो क्रिटिकल पॉइंट होते, यदि मान लीजिए दो क्रिटिकल पॉइंट होते, तो हम दोनों को मार्क कर लेते, और उस सिचुएशन में आप सोच के देखिए नंबर लाइन कितने पार्ट्स में ब्रेक हो जाती। नंबर लाइन तीन पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है, एक तो टू के बाद में, एक वन से टू के बीच में, और एक वन से छोटे वैल्यूज। तो वहां पर फिर हम लोग तीन तरह के इंटरवल्स में इस पूरे क्वेश्चन को कन्वर्ट करते और उस अकॉर्डिंग फिर क्वेश्चन का आंसर निकालते। लेकिन फिलहाल तो हमारे पास दो ही क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, तो हमने दो केसेस बना लिए। एक बार हमने नंबर को जीरो से बड़ा मान लिया, एक बार जीरो से छोटा। अब बात है कि इक्वालिटी, इक्वालिटी तो आप कहीं भी लगा सकते हो, क्योंकि जीरो के आगे आप प्लस लगाओ या जीरो के आगे माइनस लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस वजह से यहाँ पे इक्वालिटी आप कहीं पे भी आपकी मर्जी हो जहाँ पर लगा सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आनी चाहिए कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का आंसर बड़े क्लियरली आना चाहिए, कि वो हम लोग मोडेक्स की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मोड हटाने के लिए, मोड को एलिमिनेट करने के लिए, हमने अभी बात करी कि हमेशा जो अंदर वाला फैक्टर है उसके क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट केसेस बनाने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट है अंदर वाले फैक्टर का जीरो, तो हमें जीरो के अबाउट केसेस बनाने पड़े नंबर लाइन पर, कि हमें मानना पड़ा कि एक्स को एक बार जीरो से बड़ा और एक बार एक्स को जीरो से छोटा। सोचिए यदि एक्स जीरो से बड़ा है तो फिर हमने क्या डिस्कस किया कि यदि एक्स जीरो से बड़ा है तो फिर तो आंसर डायरेक्टली अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का, या फिर हम बोले मोड एक्स का आंसर डायरेक्टली क्या आ जाएगा, प्लस एक्स ही आ जाएगा, क्योंकि एक्स ऑलरेडी यदि पॉजिटिव है तो मोड का काम खत्म हो चुका है। और यदि एक्स आपका नेगेटिव नंबर हुआ तो फिर मोड उसको पॉजिटिव बनाएगा और माइनस से मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पर इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये जो माइनस लिखा हुआ है क्या ये नेगेटिव बना दे रहा है क्या वैल्यू को। नहीं भाई, ये जो वैल्यू है माइनस एक्चुअल में उसको पॉजिटिव बना रहा है। तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, और यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करके देखो, एक्स नेगेटिव नंबर था तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर वो एक्चुअल में क्या बन गया है, पॉजिटिव। तो हमारा काम क्या था कि अंडर रूट का आंसर हमेशा पॉजिटिव लाना। तो देखिए इस सिचुएशन में पॉजिटिव आंसर आया है और इस सिचुएशन में भी पॉजिटिव आंसर आया है, तो इसलिए मोड ने अपना काम पूरा कर दिया है ना। तो मॉड्यूलस का सिस्टम हमेशा समझ के चलना है कि मोड को एलिमिनेट करने के लिए मोड के अंदर जो फैक्टर हो उसके क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट हमें केसेस बनाने पड़ेंगे नंबर लाइन पर। ठीक है, यहीं पे अब नेक्स्ट जैसे चलते हैं, जैसे मान लीजिए अंडर रूट ऑफ आपको x माइनस टू का होल स्क्वायर दिया हुआ हो, कभी आपको अंडर रूट ऑफ x माइनस टू का होल स्क्वायर दिया हो, तो अब x माइनस टू एक पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है ये हमें नहीं पता। तो इसका मतलब फिर से आंसर देते वक्त हमें कंफ्यूजन होगा कि सर मैं x माइनस टू को प्लस साइन के साथ में आंसर में खोलूं या फिर x माइनस टू को माइनस साइन के साथ में खोलूं, है ना। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन फिर से हमने किसको समझा दिया है, मॉड्यूलस को समझा दिया है। मॉड्यूलस ये काम करेगा अपना पॉजिटिव बनाने वाला काम। तो देखिए मोड को लेकिन अब एलिमिनेट करने की जरूरत पड़ेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर देखिए एलिमिनेट करने के लिए मोड के अंदर वाला जो फैक्टर है उसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, इसका क्रिटिकल पॉइंट है टू। तो नंबर लाइन पर जैसे ही टू मार्क करूंगा तो दो पार्ट्स में नंबर लाइन ब्रेक हो गई, एक है एक्स ग्रेटर देन टू और एक है एक्स लेस देन टू। और रही बात इक्वल टू टू की, तो इक्वालिटी तो आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब दो केसेस बनाऊंगा तो सोच के देखिए आप कि क्या इस तरह का आंसर बनेगा कि यदि हमने x को 2 या 2 से बड़ा नंबर मान लिया है, x यदि 2 या 2 से बड़ा नंबर है, तो आप देखिए ये जो पूरा इनपुट है ये कैसा नंबर बन जाएगा। ये नंबर हमेशा पॉजिटिव बनेगा या जीरो बनेगा। अच्छा पॉजिटिव बनेगा तो डेफिनेटली क्या है, मोड उसका पर्पस, मोड का पर्पस इस जगह खत्म हो गया, क्योंकि यदि पहले से ही ये टर्म पॉजिटिव है या जीरो है तो फिर मोड तो डायरेक्टली हटाया जा सकता है ना। लेकिन यदि सेकंड सिचुएशन की बात करें कि x एक नेगेटिव नंबर ले लिया जाए, x एक टू से छोटा नंबर ले लिया जाए, तो टू से छोटे नंबर में से यदि टू को सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्या ये टर्म परमानेंट नेगेटिव नंबर बन गया क्या। यदि टू में से से छोटा जो नंबर है उसमें से टू सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये हमेशा ही नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होगा तो मोड को इसे पॉजिटिव बनाने के लिए देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करके बाहर भेजना पड़ रहा है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि मोड कैसे एलिमिनेट किया जाता है, कैसे किस तरह से केसेस बनाए जाते हैं। केसेस हमेशा बनाने पड़ते हैं नंबर लाइन पर क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट। यहाँ पर एक ही क्रिटिकल पॉइंट है तो दो केसेस बने, कभी दो क्रिटिकल पॉइंट होंगे तो फिर तीन केसेस बनेंगे अकॉर्डिंगली। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं किस तरह से मॉड्यूलस की क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो फर्स्ट इलस्ट्रेशन लेते हैं हम लोग इस वीडियो का, कि यदि आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाए कि सॉल्व द इक्वेशन x माइनस वन का मोड प्लस एक्स माइनस टू का मोड इक्वल टू 5, ये सोल्व करने के लिए दिया जाए। अब यहाँ पर दिक्कत क्या होती है कि सर ये मॉड्यूलस का जब तक साइन रहेगा तब तक इक्वेशन डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो पा रही है। यदि ये मॉड्यूलस का साइन नहीं होता, सोचिए यदि इक्वेशन इस तरह से दी हुई होती,
x माइनस टू और इक्वल टू 5, ये इक्वेशन होती। क्या इसको आसानी से सोल्व कर पाते? हाँ, इसको तब तो आसानी से सोल्व कर पाते क्योंकि अब तो ये ऐड वगैरह करके और फिर हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या चाहते हैं कि यहाँ से सारी मोड एलिमिनेट हो जाए कैसे भी करके। तो मोड एलिमिनेट करने का सिस्टम हमने समझ लिया है कि सर नंबर लाइन प्लॉट कर लो और केसेस बनाने की ठानते हैं। केसेस क्या बनानी चाहिए कि सर एक बार पहले नंबर लाइन प्लॉट करके देखते हैं क्या क्या केसेस बनने चाहिए। तो फिर दिखाई देता है कि सर नंबर लाइन 3 टुकड़ों में ब्रेक हो गई है। एक है कि सर 2 से बड़े नंबर्स, या तो हो सकता है x, या x हो सकता है 1 से 2 के बीच का इंटरवल, या फिर x हो सकता है 1 से छोटा इंटरवल। तो हम क्या करेंगे, बारी-बारी से तीनों केसेस की बात करेंगे। तीनों केसेस को हम डिस्कस करेंगे। जैसे केस 1 की बात करूँ मैं सबसे पहले, तो केस 1 में हम असम्पशन क्या ले लेते हैं? हम असम्पशन ले लेते हैं कि x कैसा नंबर है? ये वाला इंटरवल मैं सबसे पहले कंसीडर कर लेता हूँ, राइट मोस्ट इंटरवल। तो हम मान लेते हैं कि x जो है वो 2 या 2 से बड़ा वैल्यू है। लेकिन जो भी असम्पशन लेंगे हमेशा उसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करके चलेंगे। उसको हमेशा इक्वेशन नंबर 1 मार्क करके चलेंगे, ताकि इस बात का ध्यान रहे कि जो हमने असम्पशन लिया है उसके अकॉर्डिंग ही आंसर आना चाहिए ना। कि हमने यदि 2 या 2 से बड़ा माना है और पता चला आंसर 2 से छोटा आ गया, तो क्या वो एक्सेप्ट कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे ना। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने किस असम्पशन के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करा है। तो आंसर को हमेशा इस इक्वेशन के साथ में वेरीफाई कराना पड़ेगा, या बोलूं मैं इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो एक बार देखिए प्रोसीड करते हैं कि यदि हमने x को 2 या 2 से बड़ा मान लिया है, तो आप बताइए मुझे कि यदि x 2 से बड़ा नंबर है, तो ये जो टर्म है ये कैसा नंबर बन गया है? ये नंबर क्या परमानेंट पॉजिटिव हो गया? सोच लीजिए। 2 से बड़े में से यदि मैं 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ये टर्म तो हमेशा ही पॉजिटिव है। और पॉजिटिव यदि है ऑलरेडी, तो मोड का काम तो खत्म हो गया। मोड डायरेक्टली क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस पहले टर्म पे से तो मोड डायरेक्टली एलिमिनेट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड वाले टर्म की। तो देखिए इक्वल टू से कुछ डिसाइड नहीं होता है, क्योंकि इक्वल टू से तो जीरो बन रहा है। जीरो के आगे तो प्लस माइनस कुछ भी लगा सकते हैं। डिसाइड किससे होगा? ग्रेटर देन 2 वाले नंबर से। तो यदि हम 2 से बड़ा कोई नंबर रख रहे हैं, तो ये टर्म जो है ये भी हमेशा क्या बनेगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव है तो फिर से मोड एलिमिनेट हो गया। तो ये टर्म आपका बन जाएगा डायरेक्टली मोड एलिमिनेट होके x माइनस टू। तो इक्वेशन बड़ी आसान सी इक्वेशन रह गई। अब इसको सोल्व करना तो बहुत आसान काम है। यहाँ से हम कर सकते हैं 2x इक्वल टू, जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और इसको फिर फर्दर लिखा जा सकता है x इक्वल टू 4। सोच लीजिए। तो इसको लिखा जा सकता है x इक्वल टू 4। तो ये फर्स्ट केस की बात है, लेकिन जो भी आंसर आता है उसको हमेशा इक्वेशन नंबर 2 मार्क करेंगे। अब जो आंसर आया है इसको बेसिकली अजम्पशन के साथ में वेरीफाई करने की हमने बात करी, तो वेरीफाई करना जरूरी है। अभी फिलहाल के लिए वेरीफाई हो गया है क्योंकि x इक्वल टू 4 हमारे अजम्पशन के अकॉर्डिंग करेक्ट है। हमने माना था 2 या 2 से बड़ा, उसके बेसिस पे तो हमने मोड वगैरह एलिमिनेट किए हैं और पता चला कि आंसर उसके अपोजिट कुछ आ गया, तो फिर तो हमें रिजेक्ट करना पड़ता। लेकिन फिलहाल के लिए हम बोलेंगे कि ये तो आंसर एक्सेप्ट हो गया। तो पहले केस से आंसर आ गया x इक्वल टू 4। तो ये एक हैबिट बना के चलो कि जो फर्स्ट इक्वेशन, जो अजम्पशन वाली इक्वेशन और जो सॉल्यूशन आता है, इनका हमेशा इंटरसेक्शन लेना है। हमेशा इनका इंटरसेक्शन लेकर के देखना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट केस हो गया हमारा। इसी तरह से हम सीधी सेकंड केस की बात करें। देखिए सेकंड केस क्या हो जाएगा? सेकंड केस हम ले लेते हैं कि x को हम मान लेते हैं कि वो 1 और 2 के बीच में है। x को हमने मान लिया कि वो 1 और 2 के बीच में है। यदि x 1 और 2 के बीच में है, तो फिर से हम डिस्कस करते हैं कि मोड किस तरह से एलिमिनेट होंगे। तो देखिए यदि x 1 से बड़ा नंबर है, 1 या 2 के बीच में हुआ, इसका मतलब 1 से बड़ा हुआ। 1 से बड़ा हुआ तो ये टर्म क्या बनेगा सब्ट्रैक्ट करने पर? पॉजिटिव। और पॉजिटिव बन रहा है, इसका मतलब मोड डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट वाले टर्म पे तो मोड डायरेक्टली एलिमिनेट हुआ। लेकिन यदि x यहाँ पर देखो 1 से 2 है, 1 से 2 के बीच में है, इसका मतलब 2 से छोटा है। 2 से छोटा हुआ मतलब जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो नेगेटिव होगा। अब यहाँ पर मोड का रोल स्टार्ट हुआ है। मोड उसको क्या बनाएगा? पॉजिटिव। तो नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव बनाने के लिए उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेगा। माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या सिचुएशन होगी वो हम देखो इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा काम हो जा रहा है कि देखिए सर ये तो बड़ा अजीब सा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो गया कि 1 इक्वल टू 5 लिखा हुआ आ गया। ठीक है। 1 इक्वल टू 5 लिखा हुआ, क्या ये पॉसिबल इक्वेशन है क्या? तो ये तो मैथमेटिकल इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ गया। तो हमने जब अजम्पशन 1 से 2 के बीच में लिया, इसके बेसिस पे एक एब्सर्ड सिचुएशन क्रिएट हो गई, जो कि कभी ट्रू हो ही नहीं सकती किसी भी एक्स के लिए। इसका मतलब जब भी मैथ्स में इस तरह का एब्सर्ड सिचुएशन किसी केस में क्रिएट होगा, वहां पर आंसर हमें उस केस का क्या देना पड़ेगा कि सर x बिलोंग्स टू 5 हो जाएगा, या बोले इस केस में कोई भी x का वैल्यू हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि x की वैल्यूज यदि 1 से 2 के बीच में है, उसके लिए तो इक्वेशन 1 इक्वल टू 5 बन गया, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आंसर x बिलोंग्स टू 5 देते हैं। लेकिन साथ के साथ ये भी समझ लीजिए कभी कभी आपका
इक्वेशन इस तरह का भी बन जाता है कि विच इज मैथमेटिकली ऑलवेज करेक्ट सिचुएशन। जैसे कभी 2 = 2 लिखा हुआ आ जाए तो ये तो मैथमेटिकली ऑलवेज करेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब हर एक्स के लिए ट्रू है ये तो उस सिचुएशन में फिर आंसर आपको क्या देना पड़ता है, एक्स बिलोंग्स टू आर देना पड़ता है जब भी आपका मैथमेटिकली ऑलवेज करेक्ट स्टेटमेंट आ जाए या बोले आइडेंटिटी क्रिएट हो जाए। ऐसा स्टेटमेंट जो कि ऑलवेज करेक्ट होता है उसको बोलते हैं आइडेंटिटी, बोल दिया जाता है। तो मैथमेटिकल आइडेंटिटी बन गया है। तो अब मैथमेटिकल आइडेंटिटी का आंसर हमेशा ही एक्स बिलोंग्स टू आर देना होता है। हाँ, लेकिन जो भी आंसर आएगा उसका केस के साथ क्या लेना पड़ता है, इंटरसेक्शन लेना पड़ता है। इस बात का भी ध्यान आप रखिएगा। तो लेकिन खैर अभी इस क्वेश्चन में तो आज सिचुएशन क्या थी कि 1 = 5 बन गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हमें सेकंड केस से कोई आंसर नहीं मिला। तो हमें बोलना पड़ेगा कि सेकंड केस का आंसर क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू 5 होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को अब यहाँ पे समझ लेते हैं और भी ढंग से। लिखा हुआ कि यदि कभी आपको इस तरह की मॉड्यूलस वाली इक्वेशन आपको सॉल्व करने के लिए दी जाए तो पहला स्टेप क्या बताया मैंने कि सबसे पहले तो नंबर लाइन पर क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क कर लो। सारे मॉड्यूलस जितने भी दिखाई दे रहे हैं उन सबका नंबर लाइन पर क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर लेना चाहिए। ठीक है, और क्रिटिकल पॉइंट के हिसाब से फिर देखिए कितने पार्ट्स में नंबर लाइन ब्रेक होगी। तो 3 पार्ट्स में ब्रेक होगी। एक पार्ट है 2 से बड़ा, एक पार्ट है 1 से 2 और एक पार्ट है 1 से छोटा। तो मैंने देखो यहाँ पर तीनों केसेस बना लिए बारी बारी से। एक बार मैंने केस 1 में मान लिया कि x2 है 2 से बड़ा है, केस 2 में मान लिया x 1 और 2 के बीच में है, और केस 3 में मान लिया है x 1 से छोटा नंबर है। अब रही बात कि सर इक्वालिटी कहाँ लगाए 1 पर, तो आप चाहे तो इक्वालिटी यहाँ भी लगा सकते हैं, चाहे तो यहाँ भी लगा सकते हैं, चाहे तो दोनों जगह लगा सकते हैं। लेकिन x = 1 कहीं ना कहीं एक जगह तो डिस्कस करना पड़ेगा। इस वजह से कम एक जगह इक्वालिटी लगाना जरूरी है। इसी तरह से x = 2 पर भी इक्वालिटी आपकी मर्जी है, आप यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं, दोनों ही सिचुएशन में आंसर सेम आता है। तो आंसर पे कोई डिफरेंस नहीं आता, आप करके देखिएगा। ठीक है, तो यदि हमने, लेकिन बस ये एक साथ में क्वेश्चन में गलतियां ना हो उसके लिए ये जो स्टेप हमने बताया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी अजम्पशन लेंगे उसको हमेशा इक्वेशन नंबर 1 मार्क करके चलना होगा। देखिए ऐसे ही मैंने सेकंड केस में जो एजम्पशन लिया उसको भी इक्वेशन नंबर 1 बोला, और थर्ड केस के लिए वो अलग से इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इस तरह से बढ़ना पड़ता है। फिर हम सेकंड स्टेप में सोचते हैं कि जो अजम्पशन हमने लिया है उसके बेसिस पर मोड किस तरह से एलिमिनेट होगा। तो वो हम डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके ही सोचते हैं कि जैसे यहाँ पर हमने सोचा कि सर x2 है 2 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव बनेगा, और पॉजिटिव बनेगा तो प्लस साइन के साथ मोड खुल जाएगा। यदि ये नेगेटिव बन रहा होता तो फिर माइनस साइन के साथ खुल जाता। लेकिन हालांकि फर्स्ट केस में तो ये टर्म और ये टर्म दोनों ही पॉजिटिव थे, इस वजह से मोड डायरेक्टली खुले और हमने आंसर निकाला। अब आप सोचिए थर्ड केस की बात की जाए, थर्ड केस में x 1 से छोटा नंबर है, एग्जैक्ट 1 से तो कुछ डिसाइड होगा नहीं, तो हम 1 से छोटे नंबर की बात करेंगे। तो यदि x 1 से छोटा है, 1 से छोटे में से 1 घटाओगे तो ये नेगेटिव नंबर हुआ। नेगेटिव हुआ तो क्या साइन के साथ खुलेगा, माइनस साइन के साथ खुलेगा ये। इसी तरीके से सोचो x यदि 1 से छोटा हुआ तो ये तो डेफिनेटली नेगेटिव होना ही होना है, तो ये भी माइनस साइन के साथ खुलेगा। तो सेकंड वाला मोड भी नेगेटिव साइन के साथ ओपन किया। तो अब जो इक्वेशन बन गई तो नॉर्मल सी इक्वेशन है जो हम लोग पुरानी क्लासेस में भी डिस्कस करते आते हैं, छोटी क्लासेस में भी हम पढ़ के आते हैं। तो वैसे इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि जो भी आंसर आएगा और जो हम केस बनाते हैं इसको हमेशा इंटरसेक्शन लेते हैं, या बोलेंगे यहाँ तो एक सिंगल वैल्यू है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इस वैल्यू को इसमें चेक कर लो कि क्या ये वैल्यू अपने अजम्पशन में लाई कर रही है कि नहीं कर रही है। तो फिलहाल ये x = -1 कर रही है, अपने अजम्पशन में लाई। इसका मतलब एक आंसर हो गया x = -1। यहाँ से हमें आंसर कुछ नहीं मिला, यहाँ से आंसर मिला है x = 4। तो जो केसेस के आंसर्स होते हैं हमें तो सारे आंसर्स कंबाइन करने हैं, क्योंकि हमारे तो सारे आंसर्स हमको फाइनल आंसर में चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारे केसेस के आंसर्स का यूनियन कर लेंगे। तो यूनियन करेंगे तो सोचिए क्या बनेगा ये आपका x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट में -1, 4। जब कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज होती है, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज को, x की वैल्यूज को, जो कि एक कंटिन्यूअस रेंज ना हो, तो ऐसी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट ही यूज करते हैं। सेट फॉर्म में लिख देते हैं इसको कि x की कौन कौन सी वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो उनको यूनियन करने पे आंसर आ जा रहा है हमारा -1, 4 कर्ली ब्रैकेट में। देखिए अब यदि ये क्वेश्चन क्लियर समझ में आया है तो नेक्स्ट एग्जांपल आपको आसान लगना चाहिए। वो बिल्कुल इसी तरह का एग्जांपल है। मॉड्यूलस चैप्टर में अधिकतर क्वेश्चन इसी तरह के बनते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं और लेता हूँ कि यदि कभी आपको x इक्वल टू, यहाँ पर देखें, x + 5 का मोड माइनस x + 1 का मोड इक्वल टू 4, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहला काम वही है, क्रिटिकल पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स देखेंगे क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स है। तो इस वाले फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट तो -5 है, और इस फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट है -1। तो देखो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क कर लेता हूँ नंबर लाइन पर। नंबर लाइन पर क्रिटिकल पॉइंट मार्क किए हैं तो दो क्रिटिकल पॉइंट है। अगेन आपका इक्वेशन
3 केसेस में ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि नंबर लाइन पे 3 पार्ट्स हम देख पा रहे हैं, एक है -1 से बड़ा, एक है -5 से -1 और एक है -5 से छोटे नंबर्स। तो तीनों को बारी-बारी से डिस्कस करेंगे। तो पहला केस मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कि x यदि -1 से छोटा हुआ, तो उस सिचुएशन में देखो, यदि -1 से छोटा कुछ भी नंबर आप यहाँ रखोगे, तो ये टर्म तो ऑलवेज क्या बनेगा? -1 से बड़ा हम ले रहे हैं पहला केस, तो -1 से बड़ा यदि कोई भी अपन टर्म यहाँ रख के देखेंगे, तो ये टर्म तो क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। कुछ भी रख लीजिए आप। -1 से बड़े नंबर में 5 जोड़ेंगे, तो डेफिनिटली पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव खुलेगा मोड। इसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ पर भी यदि -1 से बड़ा नंबर रखोगे, तो ये टर्म भी क्या बनेगा? हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा। तो दोनों पॉजिटिव साइन के साथ खुले हैं। ये माइनस तो ऑलरेडी बीच में था ही, तो ये एज इट इज है ही, और हमने मोड पॉजिटिव साइन के साथ खोले। तो यहाँ से जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो जो अभी सिचुएशन थोड़ी देर पहले मैंने समझाई थी, कि कभी यदि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए मैथ्स में, जहाँ पे जो कि ऑलवेज ट्रू हो, तो उस सिचुएशन में आंसर हमको क्या देना पड़ता है? x बिलोंग्स टू r, क्योंकि ये तो हर रियल नंबर के लिए ट्रू है ना, ये कभी इनकरेक्ट हो ही नहीं सकती है। लेकिन जो भी आंसर हमारा आएगा और जो हम केस बनाते हैं, इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन लेना मस्ट है। तो जब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का आप इंटरसेक्शन लोगे, तो ऑब्वियस सी बात है, पूरी नंबर लाइन के साथ में यदि कॉमन देखेंगे, तो डेफिनेटली यही इंटरवल आंसर में आना है। तो जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया था, बेसिकली वही फर्स्ट केस का क्या हो गया? आंसर हो गया। तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट केस का आंसर x बिलोंग्स टू -1 क्लोज से इन्फिनिटी बोला जा सकता है। सिमिलरली आप देखिए सेकंड केस की बात करें, तो -5 से -1 यदि हमने अजम्पशन लिया है मोड का, तो -5 से -1 के बीच में एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि यदि ये टर्म की बात करें, तो -5 से -1 के बीच में ये टर्म ऑलवेज पॉजिटिव है। आप कुछ भी वैल्यू रख के देख लीजिए, जैसे आप -2 रख के देख लीजिए, -3 रख के देख लीजिए, -2 पॉइंट समथिंग रख के देख लीजिए, तो ये टर्म तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो मोड देखो डायरेक्ट ओपन हो गया। लेकिन -1 से -5 के बीच के वैल्यूज की बात करें, तो ये टर्म नेगेटिव बनते हुए दिख रहा है। नेगेटिव होगा तो इसको मोड पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस साइन के साथ खुलेगा। अब माइनस साइन एक ऑलरेडी पहले रखा हुआ है, तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा आपका +x+1। तो ये माइनस साइन के साथ खोला गया, लेकिन एक ऑलरेडी माइनस वहां था, तो यहाँ पर हमने +1 लिखा है। अब तो नॉर्मल सी इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या आ रहा है कि जब हमने आंसर निकाला x=-1, तो इसका इसके साथ में इंटरसेक्शन लीजिए, या बोलें कि इसको वेरीफाई कीजिए कि क्या x=-1 हमारे अजम्पशन में है क्या। तो देखो हमारे अजम्पशन में नहीं है, यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है, -1 फर्स्ट इक्वेशन का पार्ट नहीं है। इस वजह से हमें सेकंड केस का आंसर क्या बोलना पड़ेगा? x बिलोंग्स टू 5 बोलना पड़ेगा। तो इसी वजह से हम ये इंटरसेक्शन के लिए बार-बार आपको बोल रहे हैं कि हमेशा जो भी पहली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन उसका इंटरसेक्शन लेना जरूरी है, क्योंकि कभी-कभार जो आंसर आता है, हो सकता है वो रिजेक्ट हो रहा हो, या हो सकता है वो मॉडिफाई हो रहा हो, है ना? तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरीके से थर्ड केस की बात करें, तो थर्ड केस में दोनों मोड नेगेटिव के साथ खुले, और जब इक्वेशन सोल्व किया तो बड़ा अजीब सा सिचुएशन क्रिएट हो गया, -4 = 4, जो कि कभी ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब इस केस का आंसर हो गया x बिलोंग्स टू 5। अब यहाँ से कोई आंसर नहीं आया, यहाँ से भी कोई आंसर नहीं आया, तो इसका मतलब जो फर्स्ट केस से आंसर आ रहा है, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा यूनियन करने पर। तो ये तो हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वालिटीज की बात। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वालिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज में मेथड में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वालिटीज क्लियर समझ में आ गया है, वो इनइक्वालिटीज की क्वेश्चंस भी डायरेक्ट बिना समझाए भी सॉल्व कर सकता है, क्योंकि सेम मेथड हमें अप्लाई करना है। जैसे इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए, सपोज ये क्वेश्चन दे दिया गया है कि x-3 का मोड प्लस x-4 का मोड ग्रेटर देन 5। इसको सोच लीजिए आप एक बार। हमें x की वैल्यूज बतानी है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो बजाय कि इक्वालिटी की, इस बार हमें इनइक्वालिटी का सवाल दे दिया गया है। तो देखिए सेम मेथड है, सेम काम करना है। इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए भी पहला स्टेप यही है कि क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क कर लो। 2 क्रिटिकल पॉइंट है, 3 केसेस बनेंगे। एक केस में देखो यहाँ पे प्रॉपर्ली सॉल्व करके दिखाता हूँ कि हम मान लेते हैं कि x को क्या 3 या 3 से 4 या 4 से बड़ा मान लेते हैं। सबसे पहले 4 या 4 से बड़ा, तो जो भी चीज हम अजम्पशन लेते हैं, उसको हमने एक हैबिट बना रखी है कि इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। अब 4 से बड़ा नंबर यदि x की जगह रखा जा रहा है, तो ये टर्म तो ऑलवेज पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब मोड डायरेक्टली एलिमिनेट हो गया। इसी तरह से यदि सेकंड टर्म की बात करें 4 से बड़े नंबर्स पे, ये टर्म भी पॉजिटिव खुलेगा, तो ये भी मोड डायरेक्ट एलिमिनेट हुआ। मोड एलिमिनेट करना हम सीख ही चुके हैं केसेस के हिसाब से। तो यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटर देन 5। ये इक्वेशन बन गई आपकी, ये इनइक्वालिटी बन गई। तो 2x ग्रेटर देन आ गया आपका 12। तो यहाँ से जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा, तो आंसर आ जा रहा है x ग्रेटर देन 6। लेकिन क्या ये फाइनल आंसर है क्या?
बिल्कुल फाइनल आंसर नहीं है। अभी हमको एक काम और करना बचा है कि जो भी आंसर आता है और जो इक्वेशन हम बनाते हैं, असम्पशन लेते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना कंपल्सरी है। अब इंटरसेक्शन लेना हमको आता है नॉर्मली कि सर एक इक्वेशन बोल रही है 4 या 4 से बड़ा, फर्स्ट इक्वेशन तो ये बोल रहा है। सेकंड इक्वेशन बोल रहा है 6 से बड़ा, तो 6 से बड़ा भी प्लॉट कर लेते हैं नंबर लाइन पर। और अब इन दोनों का कॉमन देखते हैं, तो कॉमन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा 6 या 6 से बड़े वैल्यूज हमारे पास कॉमन हो जाएंगी। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ओपन 6 से इंफिनिटी। ये हमारे फर्स्ट केस का आंसर हो जाएगा। फर्स्ट केस का आंसर हो गया ओपन 6 से इंफिनिटी, ये किया जा सकता है। तो इसी तरह से सेकंड और थर्ड केस में आप प्रोसीड कीजिए, एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। तो देखो सेकंड केस और थर्ड केस की बात हम करें तो सेकंड केस में हम अजम्पशन क्या लेंगे कि x को मान लेंगे 2 से 3, 3 से 4 के बीच में। 3 से 4 के बीच में मतलब ये टर्म तो खुलेगा पॉजिटिव, और 3 से 4 के बीच के नंबर्स के लिए ये टर्म खुलेगा नेगेटिव, तो माइनस साइन के साथ खुल जाएगा मोड। और इक्वेशन किस तरह की बनेगी वो देख लेते हैं हम लोग। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन बन रही है 1 ग्रेटर देन 5। अब ये तो पॉसिबल नहीं है यार मैथ्स में, तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ गया। और इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स के केस में हमेशा क्या आंसर देना पड़ता है, x बिलोंग्स टू 5 आंसर देना पड़ता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 5 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसी तरह से केस 3 को खोलेंगे तो वहां पर भी हम सोल्व कर सकते हैं। केस 3 में आंसर हो जाएगा x लेस देन 1। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका, जब इंटरसेक्शन लेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से 1, ये आंसर आ जाता है। तो केस 1 2 3 एकदम क्लियर होने चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, देख लीजिए आराम से। अब तीनों आंसर्स का जब यूनियन करेंगे तो देखिए यहाँ से तो कुछ आंसर मिला नहीं, सेकंड और आंसर केस से कोई आंसर नहीं मिला, तो थर्ड और फर्स्ट केस के आंसर्स को आपस में यूनियन कर लेंगे। यूनियन करेंगे तो देखो ये इंटरवल भी आंसर में आना चाहिए और ये भी आना चाहिए, तो डायरेक्टली इनके बीच में यू का सिंबल लगा करके छोड़ देते हैं, यूनियन का सिंबल लगा के छोड़ देंगे। तो फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 6 से इन्फिनिटी, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये सोच लीजिए आप। तो ये पूरा मेथड एक साथ देखना है तो यहाँ पर देख सकते हैं एक साथ किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व किया गया है और क्या आंसर इसका मिला है। ये फाइनल आंसर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से यदि अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो उससे पहले अपन मेथड्स डिस्कस करते हैं कि और क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं आपके इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने का। तो देखिए सेकंड मेथड होता है स्क्वायरिंग मेथड। स्क्वायरिंग मेथड क्या कहता है कि यदि मोड, ये जो हमने फर्स्ट मेथड डिस्कस किया केसेस बनाने वाला, वो क्यों हमने, मतलब बेसिकली उसका पर्पस क्या था। उसका पर्पस ये था कि मोड किस तरह से एलिमिनेट किया जाए। यही तो हमें प्रॉब्लम थी स्टार्टिंग में जब हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया, तो हमने क्या बोला कि सर यहाँ पर यदि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, मोड हटाना पड़ेगा। और मोड हटाने के लिए हम लोगों ने पूरा काम किया अभी तक जो किया है, केसेस बनाना और वो सारी चीजें। ठीक है, तो मोड हटाने का तो फिर एक तरीका और हो सकता है। आप सोच के देखिए कि यदि कभी कोई पूछे आपसे कि मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर ये कितना होगा, तो मोड ऑफ एक्स के दो आंसर्स खुलते हैं, या तो प्लस एक्स खुलता है या माइनस एक्स खुलता है। लेकिन क्या दोनों ही सिचुएशन में स्क्वायर करने पर आंसर एक्स स्क्वायर ही आएगा क्या? डेफिनेटली ये आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मोड ऑफ एक्स स्क्वायर तो हमेशा ही एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। तो सोचो आप यहाँ लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तो मोड हट जा रहा है ना, तो बेसिकली स्क्वायरिंग करना ये सेकंड टेक्निक हो गया कि कभी कोई मोड हटाना है तो उस मोड का स्क्वायरिंग कर दिया जाए तो मोड एलिमिनेट हो जाता है। तो यहाँ पर इस मेथड को सबसे पहले तो नोट कर लीजिए कि सेकंड मेथड है स्क्वायरिंग मेथड, कि हम मोड हटाने के लिए उसका स्क्वायर करने का सोचेंगे। लेकिन स्क्वायरिंग के लिए आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि इनइक्वालिटीज में स्क्वायरिंग कब कर सकते हैं, या तो दोनों साइड्स पॉजिटिव हो या फिर दोनों साइड्स क्या हो, नेगेटिव हो, तब स्क्वायरिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट नेगेटिव के केस में भी मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि पहले आप उसको क्या बना लो, दोनों साइड्स को पॉजिटिव। जैसे अपन बात करें कि -2 इज ग्रेटर देन -4, अब यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे तो वैसे तो दिखाई दे जाता है कि सर ये आपका जो इनइक्वालिटी का साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, लेकिन ऐसा करना ही नहीं है। हमेशा एक फिक्स रूल बना के चलना है कि नेगेटिव भी है दोनों साइड्स पर, तो पहले उसको पॉजिटिव बना लेंगे माइनस से मल्टीप्लाई करके, ये पॉजिटिव बना लिया देखो, और फिर स्क्वायरिंग कर लेंगे। तो बेसिकली एक रूल आप सेट करके चल लो कि स्क्वायरिंग तभी करेंगे जब दोनों साइड्स क्या हो, पॉजिटिव हो। हाँ, एक साइड पॉजिटिव हो एक साइड नेगेटिव हो तब तो स्क्वायरिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि तब तो दोनों तरह की सिचुएशन है। जैसे कभी ये क्वेश्चन भी हो सकता है, कभी ये क्वेश्चन भी हो सकता है। इस सिचुएशन में यदि आप स्क्वायरिंग कर लोगे तब तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, लेकिन इस सिचुएशन में रिवर्स करना पड़ेगा। तो इनइक्वालिटी में यदि एक साइड पॉजिटिव एक तरह साइड नेगेटिव हो तो स्क्वायरिंग करने पर क्या साइन रहने वाला है वो हम तभी डिसाइड कर सकते हैं जब हमें वैल्यूज पता हो। लेकिन हमें
जनरली जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं उसमें तो वेरिएबल्स होते हैं ना, तो इसका मतलब हमें वैल्यूज नहीं पता होगी, तो उस सिचुएशन में स्क्वायरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है कि इनइक्वालिटी का साइन सेम रखना है या रिवर्स करना है। तो इनइक्वालिटी में स्क्वायरिंग का रूल एकदम फिक्स बना लीजिए कि स्क्वायरिंग कैन ओनली बी डन व्हेन बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वालिटी आर पॉजिटिव। हाँ, यदि नेगेटिव है दोनों साइड्स तब भी हम कर सकते हैं, लेकिन पहले हम उसको पॉजिटिव बनाएंगे और फिर स्क्वायरिंग कर लेंगे, ताकि हमें एक ही रूल ध्यान रखना पड़े, मल्टीपल रूल्स ध्यान रखने की जरूरत नहीं रहे। तो स्क्वायरिंग करने वाला मेथड लगाने से पहले बस इस कंस्ट्रेंट का ध्यान रखना कि दोनों साइड्स इनइक्वालिटी के पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है, तभी हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, तो अब ये क्वेश्चन ले लिया, अब इस क्वेश्चन को करने को तो हम केसेस के थ्रू भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक क्रिटिकल पॉइंट है 0, और 0 के अबाउट हम दो केसेस बना लेंगे। एक बार हम मान लेंगे एक्स को 0 या 0 से बड़ा, और एक बार मान लेंगे 0 से छोटा, उस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन इससे आसान मेथड हमारे पास में वो अवेलेबल है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर दोनों साइड्स क्या आंसर हमेशा पॉजिटिव देंगे क्या? तो राइट हैंड साइड तो है ही पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड साइड में मोड लगा हुआ है, तो मोड का आंसर तो हमेशा ही पॉजिटिव आता है। इसका मतलब स्क्वायरिंग किया जा सकता है, तो दोनों साइड्स पर स्क्वायरिंग करने का ठान लेते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो देखिए क्या बनेगी इक्वेशन, ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन। स्क्वायरिंग करने पर, स्क्वायरिंग करेंगे तो दोनों साइड्स पर जब स्क्वायरिंग की जाएगी तो देखिए क्या ये सिचुएशन बनती है, उसको समझ लेते हैं एक बार। ये सिचुएशन बनेगी, और स्क्वायरिंग करने पर मोड तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। मोड एलिमिनेट हो गया, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अब जो इक्वेशन बनी वो तो हमारी नॉर्मल इनइक्वालिटीज वाली इक्वेशन है। ये सिचुएशन क्रिएट होगी। अब यहाँ पर देखो एक काम जरूर करना कि कई बार लोग क्या करते हैं, इसको 2 स्क्वायर को 4 लिख करके और फिर प्रोसीड करते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप हैबिट एक बना के चलो कि हमेशा इस टर्म को एज इट इज लेफ्ट में ले आएंगे, बिना सिंप्लीफाई किए लेफ्ट में लेके आ जाएंगे। उससे फायदा क्या होगा कि जब आप लेफ्ट में लेके आओगे तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर एक बढ़िया फॉर्मूला बनते हुए आपको दिखेगा फैक्टराइजेशन का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्योंकि हम लोग फैक्टराइजेशन चाहिए होता है हमको, इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन जो हमने वेविकर मेथड से सोल्व करने सीखे हैं उन सब में हम क्या चाहते हैं कि इधर राइट में 0 हो, लेफ्ट में बहुत सारे फैक्टर्स मल्टीप्लाई में हो। तो हम यहाँ पे फैक्टराइज करना चाहते हैं ना, तो इस वजह से इसलिए मैंने बोला है कि इसको 4 को क्यों, मतलब 2 स्क्वायर को 4 लिखने की जरूरत नहीं है। इसको एज इट इज लेफ्ट में ले आओ और फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज करोगे तो इससे ये सिचुएशन बनेगी। और इसका आंसर तो हमने शॉर्टकट मेथड से आपको बता रखा है कि जब भी दो क्रिटिकल पॉइंट्स ही केवल हो, तो यहाँ पर दो ही क्रिटिकल पॉइंट है, -2 एंड +2, दो ही क्रिटिकल पॉइंट है और ग्रेटर देन साइन है, तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाता है, इधर साइड्स हो जाता है। तो ये इधर साइड्स वाला आंसर हमारा हो जाएगा। तो माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये चीज कैसे की है, इसके लिए आपको इनइक्वालिटीज चैप्टर, हमारा जो वीडियोस है वो आपको पूरा प्रॉपर्ली पढ़ना पड़ेगा, उसको पूरा समझना पड़ेगा। इनइक्वालिटीज चैप्टर की वीडियोस आपको ढंग से देखनी चाहिए, वहां पर ये सब बातें बहुत ही डिटेल में मैंने डिस्कस करी है। तो मॉड्यूलस आने के लिए देखो इनइक्वालिटीज की आने की जरूरत है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर लास्ट में हमेशा इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जहाँ पे इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ेगी हमें। तो ये स्क्वायरिंग मेथड से देखो 3-4 स्टेप्स में क्वेश्चन पूरा फाइनल आंसर तक पहुंच गए। तो स्क्वायरिंग मेथड अनडाउटेडली बहुत अच्छा मेथड है, लेकिन बस इसमें इस बात का ध्यान रखना कि एक चीज ध्यान रखते हुए चलना है कि जब भी स्क्वायरिंग करे तो ये चेक कर लो कि दोनों साइड्स क्या हैं, ऑलवेज पॉजिटिव, तभी हम स्क्वायरिंग करेंगे, अदरवाइज स्क्वायरिंग नहीं करेंगे। नहीं तो फिर केसेस वाला मेथड लगाएंगे, केसेस वाला मेथड हमेशा वैलिड है। चलिए इसी तरह से देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि यदि सोल्व करना है अपने को इनइक्वालिटी मोड ऑफ 2x-3 ग्रेटर देन मोड ऑफ x-1। अब इस क्वेश्चन में भी केसेस बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी दोनों साइड्स क्या दिख रही है, एकदम पॉजिटिव है, क्योंकि मोड जो है वो आंसर पॉजिटिव देता है। तो पॉजिटिव साइड्स हैं तो हमेशा स्क्वायरिंग करा जा सकता है। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो मोड डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि हमें ध्यान है कि किसी मोड का स्क्वायर करते हैं तो मोड हट जाता है। तो यहाँ पर भी देखो मैं उसी तरह से प्रोसीड कर रहा हूँ जैसे अपने फर्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड किया है, कि हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर ले रहे हैं। फिर हमने क्या रूल बताया कि स्क्वायरिंग करने पर मोड तो हट ही जाएगा, लेकिन क्या इस मोड स्क्वायर को पूरा पूरा खोल दूं क्या? यदि पूरा खोलोगे तो कैलकुलेशन अननेसेसरी आप लेंथी बना लोगे। आपको क्या करना चाहिए, एज इट इज इस पूरे टर्म को उठा के लेफ्ट की तरफ लेके आ जाओ। लेफ्ट में लेके आएंगे तो ये सिचुएशन बनेगी। अब देखो फायदा दिखा ना, क्या किया जा सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करा जा सकता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करोगे, ये पूरा का पूरा ए है, ये पूरा बी है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अप्लाई कर सकते हो। तो जब आप ये अप्लाई करोगे तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बनेगा एक एक फैक्टर बनेगा 2x-3 में क्या जुड़ेगा,
x माइनस वन जुड़ेगा और एक बार 2x माइनस थ्री में x माइनस वन सब्ट्रैक्ट होगा। तो वो कैलकुलेशन केवल हम कर रहे हैं, कैलकुलेशन करोगे तो ये बनेगा। इसको सिंप्लीफाई करने पर ये बन जा रहा है। अब इस इक्वेशन को तो अगेन हम इनइक्वालिटीज में जो हमारे मेथड्स है उसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे आसान मेथड फिर से वही है कि हम क्रिटिकल पॉइंट्स को मार्क कर लेंगे और दो क्रिटिकल पॉइंट हैं तो उसके आइदर साइड्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ग्रेटर देन साइन है, यदि लेस देन साइन होता तो फिर बीच वाला इंटरवल हो जाता है इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स के। तो अभी तो इधर साइड ही होगा और साथ में ओपन है तो आंसर में भी ओपन ही आएगा, यहाँ पर भी ओपन ही लगेगा। तो फाइनल आंसर हो गया माइनस इन्फिनिटी से 4/3 यूनियन 4/3 से इन्फिनिटी। दोबारा आप देख लीजिए इस मेथड को क्लियरली, इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो ये आप एक बार और इसको वीडियो को दोबारा से देखेंगे, वापस से समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान सा मेथड है कि दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया गया, एक तरफ लेके आए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया। तो ये फिक्स स्टेप्स हैं, हर क्वेश्चन में स्क्वायरिंग मेथड के क्वेश्चन में सेम स्टेप्स अप्लाई होंगे हमेशा ही। तो हमेशा ये काम किया जा सकता है। इसी तरह से एक एग्जांपल और देखिए आप कि कभी ये सॉल्व करने के लिए दिया जाए कि मोड ऑफ x प्लस वन लेस देन इक्वल टू 5, तो फिर से दोनों साइड्स पॉजिटिव है, स्क्वायरिंग कर देते हैं। देखो ये स्क्वायरिंग कर दी मैंने, यहाँ पर स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे ये बना, एक तरफ लेके आएंगे फिर से बिना ज़्यादा कैलकुलेशन करे, एक तरफ ले आएंगे शांति से, एक तरफ लाएंगे फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अप्लाई किया, देख लीजिए, और फिर नॉर्मल क्वेश्चन इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो गया। तो इससे आसान मेथड, ये सबसे आसान मेथड्स में से एक हो गया अपना इनइक्वालिटीज में, जब भी मॉड्यूलस वगैरह हो और उसको सिंप्लीफाई करना हो तो ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड माना जाता है, इसमें कभी गलत होने का स्कोप नहीं है ना। लेकिन अब हम इस काम को थोड़ा सा और ज़्यादा छोटा बना सकते हैं। वैसे तो देखो सबसे बेस्ट मेथड स्क्वायरिंग मेथड लगता है, लेकिन यदि आप थोड़ा सा कम टाइम में करना चाहते हो और आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप एक मेथड और ध्यान रख सकते हैं, थर्ड मेथड और बना के चलते हैं हम लोग इसको थोड़ा सा और शॉर्टकट बनाने के लिए। थर्ड मेथड में आपको दो रूल्स ध्यान रख लेने चाहिए। वैसे तो ये जो रूल्स बनाए गए हैं प्रॉपर थिंकिंग बेस्ड है, प्रॉपर सोच के बनाए गए। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं कि कभी आपको मोड ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू टू यदि ये इक्वेशन सॉल्व करनी हो और आपको बोला जाए कि बताइए y की क्या क्या वैल्यूज होंगी जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, तो देखो डायरेक्टली सोच सकते हैं कि y क्या होना चाहिए, -2 से 2 के बीच का कोई नंबर होना चाहिए। यदि y -2 से 2 के बीच में कोई नंबर होगा तो आप सोच के देखो -2 से 2 के बीच में जितने भी नंबर्स होते हैं उन सबका मॉड्यूलस लेने पर वैल्यू क्या आएगी, 2 से छोटी आएगी, है ना। लेकिन यदि 2 से बड़ा और -2 से छोटा कोई वैल्यू ले लूंगा तब तो फिर इसमें सेटिस्फाई नहीं होगा। हाँ, यदि मैं क्वेश्चन को ये दे देता कि मोड ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दे देता, तो आप यहाँ पे क्या आंसर बोलते कि सर आंसर में एक तो सर माइनस इन्फिनिटी से -2 वाले नंबर्स भी हो सकते हैं और या फिर 2 से इन्फिनिटी वाले नंबर्स भी हो सकते हैं, दोनों तरह की सिचुएशन पॉसिबल होती। ठीक है, तो यहाँ पर यही समझ के चलना पड़ेगा कि डायरेक्टली थिंकिंग बेसिस पे हमने एक रूल बना लिया है। रूल क्या है कि यदि k पॉजिटिव नंबर है और इक्वेशन आपकी मोड ऑफ y लेस देन इक्वल टू k है, तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि y कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, माइनस k से k तक हो जाएगा। लेकिन यदि मोड ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू k है तो उस सिचुएशन में आपका आंसर होगा माइनस k से तो छोटा या फिर प्लस k से बड़ा। तो यहाँ पर ये रूल यदि आप ध्यान रख पाते हैं मेथड 3, तो आपका टाइम तो काफ़ी कुछ बच जाता है। लेकिन इसके लिए ये रूल बड़े क्लियरली ध्यान रखो कि यहाँ पर जो k है वो पॉजिटिव नंबर होना कंपलसरी है। पॉजिटिव होगा तभी ये रूल लगेगा, अदरवाइज ये रूल नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, नेगेटिव होगा तो फिर नॉर्मल एकदम थिंकिंग बेस्ड होता है वो भी हम सोल्व करना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये ध्यान रखिए कि यदि कभी मोड ऑफ y लेस देन इक्वल टू पॉजिटिव नंबर हो तो फिर उस सिचुएशन में y आ जाता है माइनस के से के। अब माइनस के से के का मतलब क्या हुआ, बाई इनइक्वालिटी है। बाई इनइक्वालिटी को आपने हमारे पुराने चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है हमने कि यदि इसको सॉल्व करना है तो हमें दो टुकड़ों में करना पड़ता है कि एक अलग से आप y ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के इसको सॉल्व करो और एक बार y लेस देन इक्वल टू के इसको सॉल्व करो। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके और दोनों का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ता है। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम लेस देन इक्वल टू के की बात करेंगे, मोड ऑफ y लेस देन इक्वल टू के, तो एक बाई इनइक्वालिटी क्रिएट होती है और बाई इनइक्वालिटी में जो दो इक्वेशंस बनती है उन दोनों इक्वेशंस का हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ता है। ये एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। लेकिन यदि कभी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है तो उस सिचुएशन में दो तरह के आंसर्स आते हैं, हमें दोनों ही आंसर चाहिए। ठीक है, दोनों आंसर्स ही हमें फाइनल आंसर में चाहिए। इसका मतलब कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों इक्वेशंस का हमें क्या करना पड़ेगा, यूनियन करना पड़ेगा। तो
ग्रेटर देन की केस में जो दो इक्वेशंस बनती है उनका यूनियन करना पड़ता है, लेस देन की केस में जो दो इक्वेशन बनती है उनका आपस में इंटरसेक्शन करना पड़ता है। ये छोटी सी बात ध्यान रखनी चाहिए। यदि ये ध्यान रह जाती है बात, देखो ये मेथड पूरा यदि अपन क्लियरली देखें, यदि इस मेथड को यदि आप ध्यान रख पाते हैं तो कुछ क्वेश्चंस बहुत आसानी से सोल्व कर पाएंगे। लेकिन इस बार भी ध्यान रखना कि थर्ड मेथड के लिए भी दोनों साइड्स पॉजिटिव होनी चाहिए, और इनफैक्ट राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, एक कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पर वेरिएबल होगा ना तो फिर नहीं चलेगा, तो एक साइड पर पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और एक साइड पर मोड ऑफ समथिंग होना चाहिए, ये सिचुएशन रहेगी। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैसे प्रोसीड किया जाना चाहिए कि जो भी टर्म मोड के अंदर रखा हुआ है उसको एक बार के लिए हम सोचेंगे कि y है, ये सोचेंगे। अब मोड ऑफ y यदि लेस देन इक्वल टू 5 है तो फिर हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं, हमारा तरीका कि हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था कि मोड ऑफ y लेस देन इक्वल टू k, जहां पर k यदि पॉजिटिव हो तो y कहां से कहां तक आ जाता है, y आ जाता है माइनस k से k के बीच में, ये आ जाता है। तो यहाँ पर भी यही अप्लाई कर देते हैं कि सर y जो है वो -5 से 5 के बीच में हो जाएगा, -5 से 5 के बीच में है। अभी तो देखो समझाने के लिए पूरा ऐसा y लिख के ऐसा कर रहे हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी सोच सकते हैं कि y एक्चुअल में कौन है, x+1 है, तो आप डायरेक्टली x+1 के बारे में सोच सकते हैं कि x+1 -5 से 5 के बीच में होगा। तो मैंने तो यहाँ रिप्लेस किया वापस y की जगह -5 से 5, ये सिचुएशन बन गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर दो इक्वेशन बनी है, ये अलग से सोल्व कर सकते हो चाहो तो, ये अलग से सोल्व कर लो और फिर उनका इंटरसेक्शन ले लो एक्स की वैल्यूज निकालने के लिए। लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो फिलहाल तो, क्योंकि अभी एक्स की वैल्यू निकालना आसान है, यहाँ से 1 हटाना है ना हमें, तो 1 हटाने के लिए सब जगह क्या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 1 को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 4 आ गया, इस जगह आ गया -6। तो फाइनल आंसर हो गया x बिलोंग्स टू क्लोज -6 से क्लोज 4। तो देखो ये स्क्वायरिंग से भी आसान मेथड है, यदि ये अप्लाई हो जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल कर देता है सवाल को, एकदम 2-3 स्टेप्स में आंसर निकाल देता है, स्क्वायरिंग से भी आसान। तो यहाँ पर भी आप इस मेथड को समझ सकते हैं। मेथड क्या है, देखो मैं इसको वापस से एक बार बता देता हूँ कि हमेशा जो भी टर्म हो उसको y की तरह ट्रीट करना है। यदि एक बार इसको y की तरह सोचेंगे तो अपने जो दोनों फॉर्मूले मैंने लिखवाए उनमें से कोई एक फॉर्मूला अप्लाई होते हुए दिखेगा। बस इस बात का ध्यान रखना कि बाय इनइक्वालिटी डायरेक्ट सोल्व हो जाए तब तो ठीक है, यदि डायरेक्ट सोल्व ना हो तो इस इक्वेशन और ये जो फर्स्ट पार्ट है इन दोनों इक्वेशंस का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा अलग अलग सोल्व करके। इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ हो, अब ग्रेटर देन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। यदि ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हुआ हो और मैं अंदर वाले टर्म को फिर से क्या सोचूंगा, y की तरह सोचूंगा, तो ये क्या लिखा हुआ है, मोड ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो हमें ध्यान है कि जब y मोड ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू सम कांस्टेंट होता है, पॉजिटिव कांस्टेंट, तो y क्या क्या हो सकता है, y हो सकता है या तो सर 7 या 7 से बड़ा हो सकता है, या फिर -7 से छोटा हो सकता है। अब यहाँ पर ये दो इक्वेशन बन रही है, इनको सोल्व करके क्या करना पड़ेगा, यूनियन करना पड़ता है, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, तो यूनियन करना पड़ेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर एक बार इस प्रोसीजर को पूरा देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन सोल्व किया जाएगा। तो यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो फिर से वही किया मैंने, y की जगह वापस वैल्यू रिप्लेस कर देते, देखो 2x माइनस 5, ये मैंने रिप्लेस कर दिया। तो या तो 2x माइनस 5 7 से बड़ा, या फिर 2x माइनस 5 7 से छोटा। अब इसको फर्दर सोल्व करना आसान है, इसको सोल्व करने के लिए दोनों तरफ 5 ऐड किया, फिर 2 से डिवाइड कर लिया, तो ये इक्वेशन आई। ऐसे यहाँ पर किया, तो यहाँ से x लेस देन इक्वल टू कितना आ गया, -1। दोनों आंसर्स का क्या कर लेंगे, यूनियन। तो यूनियन करना हमने सिखा रखा है इनइक्वालिटीज चैप्टर में, तो इसका और इसका यूनियन करोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका -इंफिनिटी से -1 यूनियन 6 से इंफिनिटी, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अपन एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ढंग से आप एक बार वीडियो पॉज करके खुद भी ट्राई कीजिए, तभी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए ये इतना सा काम कर सकते हैं क्वेश्चन बनाने वाले कि मोड के अंदर कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड टर्म रखते जाएंगे ये। लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमारा बड़ा फिक्स फंडा है कि सर देखो मोड के अंदर जो भी टर्म लिखा हुआ है उसको मैं पहली बार के लिए y की तरह ही सोचता हूँ। तो यदि इस पूरे टर्म को y की तरह सोचा जाए तो ये इक्वेशन क्या लिखी हुई है, मोड ऑफ y लेस देन इक्वल टू 5, और ये इक्वेशन तो देखी देखी सी लग रही है कि सर कभी मोड ऑफ y लेस देन इक्वल टू 5 होता है, तो इसका आंसर तो हमें देना होता है कि y कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, -5 से 5 के बीच में हो सकता है। हाँ, अब जब y एक बार निकाल लिया है कितना होगा, तो फिर y की वैल्यू वापस से उल्टा रिप्लेस कर देंगे। तो देखो इस इक्वेशन को सोल्व करना सीखते हैं आगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस तरह से किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमने जो भी टर्म मोड के अंदर रखा हुआ है इसको y कंसीडर करा है और y मानते हुए y की वैल्यूज निकाल ली है। ठीक है,
तो देखो y की जगह वापस से रिप्लेस करूंगा कितना, मोड ऑफ x माइनस टू माइनस थ्री है ना, ये अपने y की जगह रिप्लेस कर लिया, y की वैल्यू -5 से 5 थी। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई तो देखो डायरेक्ट भी किया जा सकता है, इस -3 को तो हटाया जा सकता है। इसको हटाने के लिए सब जगह क्या ऐड कर देते हैं, 3 ऐड कर देते हैं। तो इक्वेशन आपकी सिंप्लीफाई होकर क्या बच जाएगी, वो ये आ जाएगी, देखो आंसर, है ना। अब यहाँ पर इसको फर्दर प्रोसीड करवाने के लिए हमें अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा। एक बार हम इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं, मोड ऑफ एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू 8 को, और एक बार हम सोल्व कर लेंगे मोड ऑफ एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू -2 को। तो यदि आपका मोड ऑफ एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू 8 है, तो इस सिचुएशन में आप देखो फिर से आपका मेथड 3 लगते हुए दिख रहा है। यदि मैं इस टर्म को y की तरह कंसिडर करूं फिर से, तो ये क्या लिखा हुआ आ गया, मोड ऑफ y लेस देन इक्वल टू 8 लिखा हुआ आ गया। तो इसको फर्दर लिखा जा सकता है क्या, लेस देन है तो बाय इनइक्वालिटी क्रिएट होगी, -8 से 8 के बीच में आ जाएगा, -8 से 8 के बीच में y। तो ये आया। अब वापस से इस जगह y की जगह x माइनस टू रिप्लेस कर लो, ताकि अपने पास में आंसर निकल के आए। देखो इस y की जगह रिप्लेस कर देता हूँ मैं वापस से x माइनस टू, तो x माइनस टू रिप्लेस करोगे, ये सिचुएशन क्रिएट होगी, जिसको फर्दर सोल्व किया जा सकता है। यहाँ पे डायरेक्टली 2 ऐड कर लेंगे, 2 ऐड करेंगे तो -6 से 10 तक आ गया। तो इसको साथ के साथ सोल्व करते रहेंगे, तब जा करके ज़्यादा क्लियर होगा। ये केवल सॉल्यूशन देखने से नहीं होगा, आप साथ के साथ प्रैक्टिस भी कीजिए वीडियो को पॉज करके। जैसे केस 1 मैंने सिखाया है, यदि मैंने एक इक्वेशन मैंने सोल्व की है, तो सेकंड इक्वेशन आप सोल्व करके देखिए। जैसे इस वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए, सेकंड पार्ट को, जो बाय इनइक्वालिटी के 2 पार्ट्स क्रिएट हुए थे, उसमें से एक पार्ट सोल्व हो गया, सेकंड पार्ट को कैसे सोल्व करें। अच्छा, आप मुझे बताइए कि क्या इस पर स्क्वायरिंग मेथड लग सकता है क्या इस क्वेश्चन पे? तो देखो स्क्वायरिंग मेथड तो फ्लॉप हो चुका, क्योंकि दोनों साइड्स पॉजिटिव नहीं है, ये वाला साइड तो नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो स्क्वायरिंग तो बिल्कुल नहीं लगा सकते। थर्ड मेथड लगा सकते हैं क्या? थर्ड मेथड में भी ये टर्म क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव तो है नहीं, इसका मतलब थर्ड मेथड भी फ्लॉप हो गया। तो फिर कैसे किया जाए? तो यार नॉर्मल कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि मोड का आंसर, आप एक्स कुछ भी डालिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए रियल नंबर, क्या मोड हमेशा आंसर उसको पॉजिटिव बना के देगा क्या? मतलब लेफ्ट हैंड साइड तो क्या हमेशा ही पॉजिटिव आएगा क्या आंसर? तो डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा तो क्या -2 से तो बड़ा हो ही जाएगा क्या? इसका मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी हमेशा, कि यदि मैंने एक्स की जगह कुछ भी पुट किया तो ये डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव होगा तो -2 से तो बड़ा हो ही जाएगा, -2 से बड़ा होगा, इसका मतलब हमेशा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो इसका मतलब एक्स को कुछ भी रखा जा सकता है, कुछ भी पुट किया जा सकता है, ठीक है। तो आंसर इस इक्वेशन का, ये तो ऑलवेज ट्रू कंडीशन हो गई, और आज हमने इस वीडियो में बात करी है कि जब भी इक्वेशन ऐसी कुछ क्रिएट हो जाए विच इज ऑलवेज ट्रू, तो उस सिचुएशन में आंसर क्या हो जाता है, x बिलोंग्स टू r हो जाता है। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू r आंसर आ गया। तो देखो दोनों इक्वेशन अपने पास तैयार हो गई कि एक इक्वेशन है x बिलोंग्स टू r, और एक आया है -6 से 10 के बीच में। और हमें ध्यान था कि बाय इनइक्वालिटी जब भी सॉल्व करते हैं, तो बाय इनइक्वालिटी में दोनों जो पार्ट्स होते हैं उनका क्या करना पड़ता है, इंटरसेक्शन लेना पड़ता है। तो यहाँ पर जब दोनों आंसर्स का इंटरसेक्शन लूंगा मैं, तो आंसर क्या आ जाता है वो देख सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ही आ जाएगी, क्योंकि सेकंड इक्वेशन तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स है। तो जब सारे रियल नंबर्स की वाली इक्वेशन के साथ में इंटरसेक्शन लूंगा, तो डेफिनेटली सेकंड जो केस है, या जो भी अपन ने फर्स्ट इक्वेशन बनाई है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हो गया -6 क्लोज से 10 ओपन। तो दिखने में क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन यदि आप बेसिक्स को पकड़ के चलेंगे, बेसिक क्या कहते हैं कि यदि हम जो मोड के अंदर वाला क्वांटिटी है, इस पूरे को y की तरह ट्रीट करें, और फिर हमारे जो दो फॉर्मूले हमने बनाए हैं उनको अप्लाई करने का कोशिश करें, तो कभी भी आंसर गलत होने का स्कोप है ही नहीं, हमेशा आप करेक्ट सॉल्यूशन बनाओगे। तो ये 3 मेथड्स मेन इंपॉर्टेंट मेथड्स से मॉड्यूलस को सोल्व करने की, केसेस बनाने वाला मेथड क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट। सेकंड मेथड हो गया हमारा स्क्वायरिंग मेथड, लेकिन उसका लिमिटेशन है, दोनों साइड्स पॉजिटिव होना चाहिए। थर्ड मेथड है कि फॉर्मेट होना चाहिए, लेफ्ट में तो कुछ मोड ऑफ वाई, और एक तरफ होना चाहिए कुछ पॉजिटिव नंबर। अब बीच में ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, उसके लिए हमने फॉर्मूले सेट कर लिए हैं, रिजल्ट सेट कर लिया है, तो रिजल्ट अप्लाई करके भी हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो तीनों मेथड्स में से जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हो वो वाला मेथड ट्राई करना चाहिए, ताकि क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो, कैलकुलेशन एरर ना हो, है ना। वैसे प्रैक्टिस करो तो तीनों मेथड्स आसान है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉड्यूलस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी आप लोग ये एकदम पूरा जो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है, इसको पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए। अगली क्लास में इससे रिलेटेड जो अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।